भारत की समस्या ही जातिवाद है। भारत की समस्या गरीबी नहीं है। अगर जातिवाद नहीं होता तो फिर अगड़ा वर्ष पिछड़ा नहीं होता, फिर संविधान वर्सेस मनुस्मृति नहीं होती, फिर जो सामंतवादी है, पूंजीवादी और जो मनुवादी व्यवस्था है, बनाम जो है समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता और समानता, सवितंत्र, न्याय, बंधुता और भाईचारे की नहीं होती। इसका मतलब एग्जिस्ट है। अब हम अभी भी इंसान को इंसान नहीं मार रहे हैं। हमारे ये कहता नजर आ रहा है कि ये तो पैर की जूती है, पैर की जूती को क्या सर पे बिठा ले? मतलब आप लोगों की तुलना जूती से की जा रही है। देखो, ये उन लोगों की मानसिकता है ना, जो सदियों से धर्म और जाति के नाम पे जो अच्छा कानून है, सरकार का कोई वो नहीं है, तो सरकार संसद में मांग क्यों नहीं कर रही है कि इसको लागू किया जाए? हाँ। क्योंकि जिस तरह से सरकारी आंकड़े भी निकल कर आ रहे हैं, तमाम ऐसी घटनाएं हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर जूता फेंक दिया जाता है, खुले अम्मा बहन की गालियां दी जाती है, जाति से संबोधित किया जाता है, और तमाम ऐसी घटनाएं आपने बताया भी शुरुआत में कि रोहित वेमुला हो, पायल तड़वी हो, इंद्र मेघवाल की घटना, गुजरात में तो आज भी ये है। और आप इधर राजस्थान में चले जाएंगे कि जब ऐसी समाज के लोग मकान किराए पर लेते तो उन्हें मकान नहीं मिलता। और आज भी लोग ये जम्मू में भी जो वैष्णो मेडिकल कॉलेज है, वहां पर हमने देखा है कि 50 सीटें थी, 50 में से 42 सीटों पर मुस्लिम समुदाय के बच्चों ने क्वालिफाइड किया और 8 बच्चे हिंदू थे, और तमाम हिंदू संगठनों और आरएसएस के लोगों ने वो यूनिवर्सिटी ही बंद करा दी। तो ऐसे में फिर सुप्रीम कोर्ट कैसे सोच सकता है कि देश में जातिवाद नहीं है और स्टे कैसे लगा रहा है? देखो, नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हम दिल्ली में मौजूद हैं इंद्रप्रस्थ पार्क में। यहाँ पर एक बौद्ध परिवार मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तमाम लोग यहाँ पर आए, अपने अपने माध्यम से आज लोगों से मिल रहे हैं, एक दूसरे के साथ में खाना खा रहे हैं। लेकिन इसी कड़ी में हम देख पा रहे हैं कि भारत देश में कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको लेकर मुझे लगता है कि चर्चा करना बहुत जरूरी हो जाता है। और इसी कड़ी में मेरे साथ में जम्मू कश्मीर से चलकर आए हैं डॉक्टर जोगिंदर राय जी, तो उन्हीं से जानने का प्रयास करूंगी। आदरणीय जी, बताइए, आजकल जो भारत देश में हम देख रहे हैं, यूजीसी का भी मुद्दा गरमाया हुआ है, हिंदू राष्ट्र की मांग भी उठ रही है, वो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, आपको लगता है कि भारत में जाति व्यवस्था है? जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाति व्यवस्था अगर भारत के अंदर नहीं होती तो जो अभी यूजीसी का मुद्दा गरमाया हुआ, तो जो लोग विरोध कर रहे हैं तो ये वही लोग हैं जिनकी जातिवादी मानसिकता है। ये बात एक स्पष्ट हो गई। दूसरी, जो आपने हिंदू राष्ट्र की बात की, हिंदू राष्ट्र ना भारत था, ना है और ना ही कभी बन सकता है। क्योंकि जो लोग हिंदू हिंदू भाईचारे की बात कर रहे थे कि बटो के तो कटे के, उनकी मानसिकता तो साफ हो गई ना, अब क्लियर हो गई। तो अब उन्होंने कहा कि कोई हिंदू नहीं, कोई सनातन नहीं, अब हमारी जनरल कास्ट की जो सर्वश्रेष्ठता है, जातीय वर्चस्व है, वही सर्वश्रेष्ठ है, उसी को हमको बचाना है। तो जो कह रहे थे कि हिंदू हिंदू भाई भाई करो, जात पात की बधाई, तो उनकी मानसिकता अब यूजीसी के रेगुलेशन एक्ट से जाहिर हो गई है। उन्होंने अपनी मानसिकता दिखा दी है और मैं उन लोगों का धन्यवाद करता हूं कि उन लोगों ने हमारे लोगों को जगाया और एक्चुअल में जो बात थी, उनके अंदर का जहर जो था उन्होंने उगला और हमारे लोगों को जो एक दक्षिण कट्टरपंथी विचारधारा का भूत सवार था, जिसमें वो हिंदू होने की अपनी वो दे रहे थे, प्रमाण दे रहे थे, उससे वो लोग बाहर निकलना शुरू हो गए। लेकिन सर, ये लोग ये कह रहे हैं कि जो यूजीसी आया है, हम इनका बिल्कुल खुले तौर पर विरोध करते हैं, क्योंकि ये लोग झूठे केस लगवाते हैं, SC/ST एक्ट झूठा लगवाते हैं, और हम जरा सी भी कोई बात करते हैं तो ये तुरंत ये जातिवाद फैलाते हैं। तो वो आपको जातिवादी कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये लोग हैं जातिवाद करते हैं। इसमें सबसे पहले यूजीसी रेगुलेशन एक्ट जो 2026, उसको पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि रेगुलेशन एक्ट 2026 जो है उसमें SC/ST के लिए कुछ भी नया नहीं है। उसमें उसकी सीमा जो है, टाइमलाइन सीमा को तय किया गया है और EWS और OBC को जोड़ा गया है। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उन्होंने ना सब भारत का संविधान पढ़ा, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी हैं। अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर आते, यूजीसी के रेगुलेशन एक्ट को पढ़ते, तो उनके अंदर उसको पूरा पता लगता है कि यूजीसी की जो गाइडलाइंस है उसमें जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर या रेस के आधार पर, विकलांगता के आधार पर और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं है। तो लिंग में कौन है? महिलाएं हैं, जो किसी भी जाति धर्म की हो सकती हैं। धर्म क्या है? धर्म तो बहुत बड़ा है जी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत के अंदर जो जीसी है, जनरल कास्ट की जो पॉपुलेशन है, जिनको हम जनरल भी कहेंगे, वो 25 से 30% लोग आते हैं। इसमें अलग अलग धर्मों के भी लोग हैं, मुस्लिम भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, सिख भी आते हैं। लेकिन जो विरोध करने वाले लोग हैं वो एक ही धर्म और एक ही विचारधारा के लोग हैं। इसमें मुस्लिम इसका विरोध नहीं कर रहा, क्योंकि वो भी तो जनरल है, सिख भी तो जनरल है और हमारे पारसी भी जनरल है, तो लोग विरोध नहीं कर रहे। और ये मुट्ठी भर लोग हैं जिनके अंदर मानसिकता से ग्रस्त हैं, जिनके अंदर सदियों से बहुजन समाज को मिलने वाले संवैधानिक जो अधिकार है वो उनको खटकते हैं। सर, आप मुट्ठी भर लोगों की बात करें, उन्हीं मुट्ठी भर लोगों ने स्टे लगवा दिया सुप्रीम कोर्ट से। देखो, शासन प्रशासन में कौन लोग हैं?
इसीलिए सरकार ने अगर ये कानून बनाए हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी थी, रोहित वेमुला की मदर सुप्रीम कोर्ट गई, डॉक्टर पायल ताड़वी की मदर सुप्रीम कोर्ट, उसकी गाइडलाइन जो थी सुप्रीम कोर्ट के को दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने दी थी यूजीसी को कि आप गाइडलाइंस बनाइए, जो हायर इंस्टीट्यूशन है उनके अंदर कोई भी भेदभाव है, किसी तरह का भी भेदभाव, उस पर रोकथाम होनी चाहिए। और सरकार के आंकड़े हैं कि 118% जो भेदभाव है हायर एजुकेशन में वो हुआ है। लेकिन हमारी मांग है कि ये जो स्टे हुआ है इसको फिर से यूजीसी इसको इम्प्लीमेंट करे और अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में बड़े अच्छे तथ्यों के आधार पर रखे। ये 19 मार्च इसकी नेक्स्ट डेट है फिरिंग है, ये स्टे टूट जाएगा और जो SC ST OBC के लोग हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। और हम भी इसकी मांग करते हैं कि इसकी आप लोगों को न्याय कैसे मिला है? क्योंकि मैं कई वीडियो ऐसी सोशल मीडिया पर देख रही हूँ जिसमें कि एक अध्यापक भी ये कहता नजर आ रहा है कि ये तो पैर की जूती है, पैर की जूती को क्या सर पे बिठा ले? मतलब आप लोगों की तुलना जूती से की जा रही है। देखो, ये उन लोगों की मानसिकता है ना, जो सदियों से धर्म और जाति के नाम पे जिन लोगों ने शोषण कहा है, उन लोगों को अब ये हमारे लोगों को जो शासन प्रशासन में हक अधिकार मिला है, एजुकेशन में उन लोगों ने अचीवमेंट की, नौकरियां मिली, वो उनको पसंद नहीं है, क्योंकि उनकी वो विचारधारा है, वो जाति व्यवस्था बनाकर रखना चाहते हैं और इसको उन्होंने धर्म का नाम दिया है और जाति व्यवस्था अपनी वर्चस्व को भी बना के रखना चाहते हैं। तो वो दिन दूर नहीं होगा जब ये सारे मसले हल होंगे। और इसमें भी कुछ उदारवादी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि उदारवादी लोग नहीं हैं, वो लोगों को पता लग गया है। सबसे बड़ी बात है कि जो रेगुलेशन एक्ट है वो उनको पढ़ना चाहिए और हमारी जो डिमांड है वो रोहित वेमुला एक्ट बने, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल एजुकेशन है या प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, 10+2 में भी तो जाति आधारित भेदभाव होता है, धार्मिक आधारित भेदभाव होता है, लिंग के आधार पर, उनके लिए तो कोई सुरक्षा गाइडलाइन। आपके जम्मू में भी जो वैष्णो मेडिकल कॉलेज है वहां पर हमने देखा है कि 50 सीटें थी, 50 में से 42 सीटों पर मुस्लिम समुदाय के बच्चों ने क्वालिफाइड किया और 8 बच्चे हिंदू थे और तमाम हिंदू संगठनों और RSS के लोगों ने वो यूनिवर्सिटी ही बंद करा दी। तो ऐसे में फिर सुप्रीम कोर्ट कैसे सोच सकता है कि देश में जातिवाद नहीं है और स्टे कैसे लगा रहा है? देखो, जातिवाद तो है ही है, सुप्रीम कोर्ट को भी पता है, क्योंकि लॉ मिनिस्ट्री जस्टिस के जो आंकड़े अभी पब्लिक डोमेन में आए हैं, तो जो लोअर कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो SC ST OBC और महिला और विकलांग तो ना होने के बराबर फिर भी 45% रिप्रेजेंटेशन है और हाई कोर्ट में तो मात्र 15% है और सुप्रीम कोर्ट तो में ना होने की बात है। तो उनको सही ढंग से सरकार अपना पक्ष नहीं रख पाई है, सही लॉजिक कंक्लूजन नहीं है, आंकड़े नहीं रख पाई, इसलिए डिफेंड नहीं कर पाई है। लेकिन दोनों तरफ से पक्ष विपक्ष में दोनों तरह के लोग हैं, इसीलिए हमारे लोगों के ऊपर स्टे लग जाता है, कोई भी कार्रवाई आता है। लेकिन जब दूसरे हितों की बात होती है वहाँ पे न स्टे होता है न ही कोई कानून मिलता है। लेकिन सरकार ने इसमें थोड़ी सी मतलब की हिम्मत दिखाई है कि सरकार की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन UGC रेगुलेशन एक्ट जो है वो एक कमीशन है, तो कमीशन के में सरकार का उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अभी ये 2012 से ये बढ़िया कानून है और हम चाहते हैं कि इसमें जो लो फूल है वो दूर हो और रोहित वेमुला एक्ट के नाम पर इस कानून को बनाया जाए, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है और वर्क प्लस हरासमेंट भी है एम्प्लॉइज की। कह रहे हैं कि अच्छा कानून है, सरकार का कोई वो नहीं है, तो सरकार संसद में मांग क्यों नहीं कर रही है कि इसको लागू किया जाए? क्योंकि जिस तरह से सरकारी आंकड़े भी निकल कर आ रहे हैं, तमाम ऐसी घटनाएं हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर जूता फेंक दिया जाता है, खुले अम्मा बहन की गालियां दी जाती है, जाति से संबोधित किया जाता है और तमाम ऐसी घटनाएं आपने बताया भी शुरुआत में कि रोहित वेमुला हो, पायल तड़वी हो, इंद्र मेघवाल की घटना, गुजरात में तो आज भी ये है। और आप इधर राजस्थान में चले जाएंगे कि जब ऐसी समाज के लोग मकान किराए पर लेते तो उन्हें मकान नहीं मिलता और आज भी लोग ये कह रहे हैं कि जातिवाद नहीं है। नहीं, जातिवाद एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि भारत की समस्या ही जातिवाद है। भारत की समस्या गरीबी नहीं है। अगर जातिवाद नहीं होता तो फिर अगड़ा वर्सेस पिछड़ा नहीं होता, फिर संविधान वर्सेस मनुस्मृति नहीं होती, फिर जो सामंतवादी है, पूंजीवादी और जो मनुवादी व्यवस्था है बनाम जो है समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता और समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता और भाईचारे की नहीं होती। इसका मतलब एग्जिस्ट है। अब हम अभी भी इंसान को इंसान नहीं मार रहे हैं, हमारे अंदर एक कास्ट ऑफ माइंड का स्टेटस बना हुआ है, क्योंकि जाति एक धारणा की तरह काम कर रही है, जाति की एक मानसिक स्थिति है, तो जाति एक रिवाज है। जब तक हम जातियों को खत्म नहीं कर सकते तब तक भारत एक राष्ट्र नहीं बन सकता है। जातियों को खत्म करके हम एक नोशनल चेंज ला सकते हैं। सर, जातियां खत्म कैसे होंगी? क्योंकि बाबा साहब ने 1956 में भी बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, लोगों को संदेश दिया, बहुत बड़े स्तर पर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जाति इतनी बुरी तरह से लोगों के जहन में बैठी है। भले रूप बदल गया लेकिन जातिवाद हो रहा है, तो ये बदलेगा कैसे? कैसे परिवर्तन आएगा? इस तरीके से बदलेगा जब बाबा साहब को पूरे लोग पढ़ेंगे, बुद्धिज्म की विचारधारा घर घर तक पहुंचेगी, जो जातिवाद से अलग तरह की विचारधारा, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता और भाईचारे के बाद तब जाकर रिवाइवल पूरे का पूरा ये हो जाएगा।
और हमको ये जाति खत्म करने की जो बात है वो खुद से करनी होगी। हमको जातिवाद मानसिकता नहीं रखने, क्योंकि मैं किसी भी जाति, धर्म और कर्म में विश्वास नहीं रखता हूँ। हम जो है गुणों और उसकी उपलब्धियों पर ज्यादा जोर देंगे तो ये एक दिन नहीं, लेकिन अब एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन ये बात जरूर होगी। ये सर, शर्मा, दुबे, चौबे ये कह रहे हैं कि हाथ में 4 उंगलियां होती है, एक अंगूठा होता है, पांचों जब बराबर नहीं होते तो हम कैसे इन लोगों को बराबरी दे दें? नहीं, वो उनकी मानसिकता ग्रस्त है ना, क्योंकि वो उनके जो पुरखों की विचारधारा, जो समंतवादी विचारधारा है, मनुस्मृति की विचारधारा, कुछ तो ये कह रहे हैं कि मनुस्मृति जो है वो तो पहले से जातिवादी थी नहीं, ये तो अंग्रेजों के आने के बाद हुई, क्योंकि वो इस सिस्टम को नहीं तोड़ना चाहते हैं। तो हमको उनको बदलने से बेहतर अपने आप को बदलना है। अगर यहाँ के 85% लोग हैं हमारे भाई भतीजे जितने भी, अगर वो इकट्ठे हो जाएं, उनके अंदर जातिवादी की जो मानसिकता वो खत्म हो जाए, तो हमको, अगर वो बदलते नहीं बदलते, हमने अपने आप को बदलना है। लेकिन सर, ये बदलाव आएगा कैसे? क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म लिया और साफ साफ कहा कि जो व्यवस्था, जो संस्कृति, जो धर्म आपके ऊपर अत्याचार, शोषण करता है, आपको उसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि बहुजन समाज के लोग और खासकर बहुजन गायक जातियों पर इतने गाने बना रहे हैं, जब वो गाने डीजे पर बजते हैं तो FIR होती है, मारकुटाई होती है, बारातें रोक दी जाती है। तो ये बदलाव आएगा कैसे? देखो, आपने सही कहा कि हमारी मुक्ति का जो आंदोलन है या वो है बुद्धिज्म। अगर हम बुद्ध की विचारधारा को पूरी दुनिया ने अपना लिया, जहाँ पर जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था नहीं है, अगर हम भी इस बात को समझ लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए जातियां खत्म करने के लिए। वो इस तरीके से हो जाएगी कि जब जातियों के आधार पर कोई सरकार इस तरीके का नोटिफिकेशन या ऐसी को निकालना बंद कर देगी, तो मुझे लगता है कि आगे 100-200 साल में खत्म हो जाएगी। जब जातियां खत्म हो जाएंगी तो मानवता के आधार पर हम आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो सारा कुछ खत्म हो सकता है, लेकिन इसमें काम करने की आवश्यकता है। बाबा साहब अम्बेडकर को जानने की कोशिश है, ज्योतिराव फूले ने इस पर बहुत सारे काम किया, हमारे महापुरुषों ने बहुत सारे काम किए हैं। और फाइनल जो अल्टीमेट लिबरेशन है, सामाजिक न्याय व्यवस्था, सामाजिक समानता, सामाजिक बराबरी और सामाजिक लोकतंत्र को बचाने की है। और तभी जाकर समाज सुरक्षित होगा। जब तक समाज में बदलाव नहीं आएगा, तब तक हम किसी भी चीज में आगे जाकर बढ़ नहीं सकते। इसलिए सामाजिक बदलाव बहुत जरूरी है, और सामाजिक बदलाव के लिए सबसे पहले सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव होगा, फिर जाकर दूसरे बदलाव आ सकते हैं। और संस्कृति के क्षेत्र में हम लोगों को ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। सर, बहुत सारे लोग ये कहते नजर आते हैं कि जो डॉक्टर अम्बेडकर का धर्म परिवर्तन का जो फैसला था वो उनका निजी फैसला था। तो आप इस बात से कितना सहमत है कि जो बाबा साहब का ये फैसला था, निजी फैसला था? बाबा साहब ने लगभग 20 साल लास्ट में पूरे बुद्धिज्म पर काम किया 1935 के बाद। तो उन्होंने पूरे दुनिया में लगभग उन्होंने अलग अलग देशों में गए, वहाँ देखे, और उन्होंने भारत के अंदर रिवाइवल किया हुआ है। उनका इंडिविजुअली फैसला नहीं था। उन्होंने कहा कि भारत के जो लोग हैं, ये इनके पूर्वज या इनके पुरखे जो थे ये बुद्धि थे, तो बुद्ध की तरफ जाने से, क्योंकि धार्मिक भारत में एक बहुत बड़ी पहचान है, तो धार्मिक के बगैर भारत नहीं चल सकता है। इसलिए उन्होंने बुद्ध धम्म की ओर लोगों को लिया, जहां पर आप अंधविश्वास और पाखंड से बाहर निकल सके। हमारे लिए उन्होंने एक संदेश दिया है कि जो बुद्धिवादी विचारधारा है, बुद्ध की शिक्षाओं पर चलकर हम दुनिया में अपना सहयोग स्थापित कर सकते हैं और अपनी मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान से भी जिंदगी जी सकते हैं। तो उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। वही ना, हम क्या कर रहे हैं कि हमको उनको पढ़ना चाहिए, उनको समझना चाहिए ना, हम उनको पूजना शुरू कर गए हैं। उनकी अगर हमने मूर्ति लगाकर, बाबा साहब ने खुद कहा कि मेरी पूर्तियां, मेरा जन्मदिन बनाने की आवश्यकता नहीं है, मुझे समझो और मुझे जो है शिक्षा के तौर पर भारत में उनको एक हमारे लिए आइडल बन गए, इंस्पिरेशन है। तो उस रास्ते पे हम चल नहीं रहे, इसलिए हम लोग पीछे हैं, ये हमको समझना होगा। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर से हैं। जम्मू कश्मीर में अभी UGC को लेकर किस तरह का माहौल है और जो बुद्धिज्म है उसका किस तरह से प्रचार प्रसार हो रहा है? अब जम्मू कश्मीर में डोमिनेंट पॉपुलेशन जो है मुस्लिम्स की है। UGC का वहाँ प्रभाव हुआ है, जैसे आपने कहा कि मेडिकल कॉलेज धर्म के आधार पर वहाँ बंद कर दिया, और यही वो लोग थे जो शिक्षा के विरोधी हैं, महिला विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, पिछड़े विरोधी हैं। उन्होंने ही इस कॉलेज को बंद कराया और संघर्ष समिति का नाम दे दिया। अब वही कुछ लोग हैं नेशनल लॉ कॉलेज की डिमांड कर रहे हैं, तो वो उनकी दोहरी मानसिकता है। तो UGC का असर वहाँ पर भी है, वहाँ पर भी लगातार इसके समर्थन में हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोगों ने इसके विरोध में रैली निकाली थी, लेकिन वो मुट्ठी भर चंद लोग हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है एक सद्भावना का स्टेट है। वहाँ पर हर लोग भाईचारे से, हर तरह के लोग मिलकर भाईचारे से रहते हैं, और वहाँ पर कास्टिज्म का इतना इफेक्ट नहीं है। लेकिन वहाँ पर अभी कुछ 12-15 साल से इसका असर होना शुरू हुआ है। सर, आप प्रोफेसर हैं, अभी पढ़ा रहे हैं, तो जानना चाहूंगी कॉलेज में, खासकर आपके में, स्टूडेंट हो या प्रोफेसर हो, आपस में किस तरह से जो जाति व्यवस्था है उसका भेदभाव करते हैं, या
फिर इक्वली सब चल रहा है? देखो जाति व्यवस्था तो भारत के एक किस्म में दिमाग में है, ये कन कन में है, ये रिचुअल्स में है, कस्टम में है, ट्रेडिशंस में है। तो जब तक ट्रेडिशन और कल्चर को बदला नहीं जाएगा तब तक जाति व्यवस्था है। और जाति के पीछे जो धार्मिक पवित्रता है वो उसको जब तक पूरी तरह से हटाया नहीं जाएगा तब तक जाति खत्म नहीं हो सकती है। क्योंकि जातियों के पीछे उन लोगों की मानसिकता है कि अगर हम जाति खत्म कर लें तो फिर ये ईश्वर की तरफ से वो जो बना हुआ है सिस्टम है उसके हम विरुद्ध हो जाएंगे। इसलिए जब तक शास्त्रों के आधार पर जो उसके अंदर शिक्षा देने वाली है उसको सही ढंग से पढ़ा नहीं जाए, उसको सही ढंग से रिलीजियस सेंसिटी को ख़त्म नहीं किया जाए तब तक ये ख़त्म नहीं हो सकता है। और जम्मू कश्मीर में स्कूल कॉलेज के अंदर जितना जातिवाद रेस्ट ऑफ इंडिया में होता है उतना वहाँ पर नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साथियों मैं चाहूँगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि जो मैंने सर से महत्वपूर्ण चर्चा की आप इसको किस तरह से देखते हैं, किस तरह से एनालाइज करते हैं। क्या समाज में आज भी जो जाति व्यवस्था है क्या वो खत्म होगी या नहीं होगी, अपने विचार जरूर दीजिएगा।